लर्निंग एकेडमी। मैं हूं प्रवीण शर्मा और मैं आपके लाया हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 1 क्लास 9 का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसा कि ये मैप आप देख रहे हैं, तो ये है आपका किंगडम ऑफ फ्रांस। यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। पड़ोसी देश हैं आपके, ये किंगडम ऑफ स्पेन, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये कहानी शुरू होती है 14 जुलाई 1789 को, जब एक भीड़ एक पुराने खंडर से महल, जो कि बाद में बेस्टाइल जेल के नाम से जानी जाती है, वो जेल बना दी जाती है, वहाँ पर एक भीड़ मूव करती है और उस वेस्टाइल जेल में 7 कैदियों को छुड़ाकर वहाँ की जेल को तोड़ देती है, उस पूरे महल के खंडर कर देती है, उसकी ईंट पत्थरों को मार्केट में बेच देती है। इतना गुस्सा पब्लिक के बीच में कैसे होता है, फ्रांस के लोगों के बीच में कैसे होता है, तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। तो इस कारण को जानेंगे। ये एक इवेंट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत करता है। आइए देखते हैं इसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का शासन था, बर्बन डायनेस्टी, और बर्बन डायनेस्टी के 1643 में लुइस 14 वहाँ के राजा थे, और ये एक एब्सोल्यूट डेस्पोट थे। डेस्पोट का मतलब है कंप्लीट तानाशाह, जो कि अपनी सारी पावर अपने हाथ में रखते थे। सभी काम लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के सारे काम ये अपने हाथ में रखते थे, सारी पावर इन्हीं के हाथ में थी। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। युद्ध में जितना भी युद्ध होगा तो डेप्ट बढ़ेंगे, और डेप्ट बढ़ने की वजह से फ्रांस बहुत कर्जे में डूब गया। आगे सीरीज खत्म नहीं होती है। लुइस 14 के बाद अगले शासक बनते हैं लुइस 15। लुइस 15 1715 से 74 तक इनका शासन रहता है, और ये भी एक इंग्लैंड के साथ वॉर में एंगेज रहते हैं, जिससे कि जो डेप्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये एक बहुत बुरे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। इनके बाद इनके सक्सेसर आए हैं, जिनका नाम है लुइस 16। इनका राज्य रहता है 1774 से 1792 तक। ये एक इनका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, इंटेंशन इनके बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कोई भी बोल्ड रिफॉर्म नहीं ला पाए। बोल्ड कोई भी रिफॉर्म लाते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे, वो आसानी से वापस ले लेते थे। और इनका कारण था इनकी वाइफ, ऑस्ट्रियन राजा की बहन मैरी एंटोनेट। ये बहुत बैड एडवाइजर थी, और माना जाता है कि इनका इन्फ्लुएंस शासन में बहुत ज़्यादा था, इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद लुइस 16 थे, वो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ब्रिटेन के 13 कॉलोनीज थी, उसको स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा लिया था, जिससे फ्रांस पूरा बर्बाद हो गया था। अराउंड 2 बिलियन लिवरे के कर्ज में डूब गया था, जिससे फ्रांस को कोई फायदा तो नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। बस ये दुश्मनी थी ब्रिटेन के खिलाफ, जिसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने बहुत सहायता की। तो ये हमारी पॉलिटिकल है। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या? तो रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति में हम देखेंगे ये 10 साल का इवेंट था, जिसमें 1789 से 1799 तक वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आए, जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड पर बहुत इम्पैक्ट डाला, ह्यूज इम्पैक्ट डाला। और इस रेवोल्यूशन से वहाँ के मोनार्की को अबॉलिश किया गया, फ्रांस रिपब्लिक हुआ, और लास्ट में एंड में आते आते ये फिर एक डिक्टेटर नेपोलियन के हाथों में चला गया। तो ये एक शॉर्ट है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। तो एक सीरीज थी इवेंट की जो स्टार्ट होती है अपर क्लास, मिडिल क्लास ने अपर क्लास के जितने भी लोग थे उनको हिला के रख दिया था, और जो रेवोल्यूशन है वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी के आइडियाज़ को लेकर आती है। तो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 में। बस ये जो जेल तोड़ी गई थी, वो जेल एक दर्शाती है कि राजा के प्रति हेट को, क्योंकि जो जेल थी वो एक पुराना किला था, और पुराना किला एक
मान्यता होती है कि एक डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग को दर्शाता था, इसीलिए लोगों ने गुस्से में उस फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ दिया और उसके अवशेष बाजार में बेच दिए। तो इसके कारण देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण रहे। तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसके हम 5 हेडिंग में देखेंगे। सोशल इनइक्वालिटी फ्रांस में, पॉलिटिकल कॉजेज कौन कौन से थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का राइज होना और इमीडिएट कॉज क्या थे। तो सोसाइटी अंडर द ओल्ड डिजाइन, लुई 16 के दौरान सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। एक है आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो 3 सोसाइटी पूरी की पूरी 3 स्टेट में डिवाइड थी। जो फर्स्ट स्टेट थी उसकी जनसंख्या 1 लाख की थी, और लेकिन जो लैंड होल्डिंग थी वो अराउंड 10% थी टोटल फ्रांस की। ये एक प्रिविलेज क्लास थी और इसको क्लर्जी क्लास कहा जाता है। क्लर्जी मीन्स चर्च में काम करने वाले लोग, पादरी, बिशप्स वगैरह। सेकंड स्टेट 4 लाख की पॉपुलेशन को कंपोज करता था और ये 25% ऑफ लैंड को हेल्ड करते थे। ये नोबल क्लास है, किंग और दरबारी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सेकंड स्टेट में आते थे। और ये एक प्रिविलेज क्लास थी जो कि टैक्स नहीं पे करती थी। देखिए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं पे करता था, और जो थर्ड स्टेट था वो 95% पॉपुलेशन को कंपोज करता था फ्रांस की, और यहाँ पर ये अनप्रिविलेज क्लास कहे जाते हैं, यानी कि ये इसको कोई छूट नहीं है, ये सारे टैक्सेस पे करते थे। टैक्सेस 2 तरीके के होते थे, एक टिथे और एक टेलिस। टेथिस वो टैक्स था जो चर्च को दिया जाता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट को दिया जाता था, और टेलिस जो किंग को दिया जाता था। तो अराउंड कहा जाता है कि 50% ऑफ इनकम लोगों की टैक्स पे करने में चली जाती थी। तो यहाँ पर जो एक मिडिल क्लास था जो थर्ड स्टेट में आता था, मिडिल क्लास में जो मर्चेंट्स थे, हाई मर्चेंट्स थे, फार्मर्स हैं, ये सभी आ जाते थे। तो जो मिडिल क्लास में हाई मर्चेंट्स, बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनको बोर्गीज कहा जाता था। बोर्जुआसी। तो बोर्जुआसी अपनी वेल्थ को इकट्ठा करते थे, और ये जो वेल्दी बोर्जुआसी थे वो बहुत नाराज रहते थे क्योंकि इनके इनकम का 50% ये टैक्स में दे देते थे। तो ये ग्राफ के जरिए आप देख रहे हैं कि लैंड ओनरशिप में आपका ग्राफ दिख रहा होगा कि अराउंड 65% लैंड की ओनरशिप कॉमनर्स के हाथ में थी, यानी थर्ड स्टेट के हाथ में थी, और जो सेकंड स्टेट के हाथ में अराउंड 25% थी, और ये 10% लैंड ओनरशिप रही आपके फर्स्ट स्टेट के हाथ में, क्लर्जी के हाथ में। टैक्सेशन इनका कंट्रीब्यूशन मिल रहा, थर्ड स्टेट 100% टैक्स दिया करता था, और पॉपुलेशन के मामले में जो थर्ड स्टेट था वो 95% था। तो आगे देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस कौन कौन से थे। तो इकोनॉमिक्स कॉजेज में सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस का अराइज होना क्या था कि पॉपुलेशन फ्रांस की 1750 से 1789 के बीच में अराउंड 5 मिलियन का इंक्रीज होता है। 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पॉपुलेशन पहुंच जाती है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज इतनी ज़्यादा हो जाती है लेकिन फूड प्रोडक्शन या क्रॉप्स का प्रोडक्शन उस तेज़ी से नहीं बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को इंक्रीज होने की। तो जो प्रोडक्शन का पेस था वो उस पेस से नहीं था, और जो फूड ग्रेन्स थे उसके प्राइस बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से जो वेजेस थे वो वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, लोग सस्ते में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर लोगों को खरीदने के लिए, अपने फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए पैसे की कमी हो रही थी। इस सिचुएशन में और बस तब हो गई जब ड्रॉट और हेल्स के कारण सारे हार्वेस्ट, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई। इस सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल कॉज क्या थे। जैसा कि हमने कहा कि लुई 16 है वो पावर में आए, तो इनको पहले से ही इनका जो राजकोष था वो खाली मिला, और ऊपर से ये एक वॉर जिन्होंने फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की 13 कॉलोनीज को लिबरेट कराने के, इंडिपेंडेंट कराने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था, जिसकी वजह से राजकोष और खाली हो गया, बहुत बड़ी डेप्ट में चले गए, और इनकी ज़्यादातर इनकम है वो डेप्ट के पेमेंट के लिए चली जाती थी। और ऊपर से उनका एक बहुत इमेंस पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सलिस। इतना भव्य महल था कि उस पर, उसके मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, और बाकी एक्सपेंसेस जो जैसे कि आर्मी को मेंटेनेंस करना
कोर्ट को रन करना, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, ऑफिसर्स को, इनको गवर्न करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज करती रहती थी टैक्सेस को। फिर उसके बाद है एक अगला जो मेन कारण रहा वो ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, एजुकेशन बढ़ने से और नए मिडिल क्लास का उद्भव होने की वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर एक सोशल ग्रुप बनाने की फीलिंग्स आ गई। जो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, यानी कि आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ये सारे मिडिल क्लास में आते हैं। तो इन लोगों ने अपने आइडियाज़ को थर्ड क्लास में, यानी कि थर्ड स्टेट में फैलाना शुरू कर दिया और इन्होंने ये सोचा, ये मैसेज को बताया कि कोई भी क्लास प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, कोई क्लास प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं हो सकती। इन्होंने अपने आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया और जैसे कि जो किताबें थी और आइडियाज़ को जो पढ़े लिखे होते थे वो पढ़ते थे और जो अनपढ़ होते थे वो सैलून्स में जाके पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो डिक्टेट किए जाते थे किताबें, न्यूज़पेपर्स, आइडियाज़, उनको सुनते थे। तो ऐसा सैलून्स में होता था, क्लासेस चलती थी, कॉफ़ी शॉप्स में बैठे लोग उनके आइडियाज़ को सुनते थे, समझते थे। बहुत सारे फिलोसोफर्स भी आए, इन्होंने अपने आइडियाज़ को दिया और उन्होंने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी है उसके आइडियाज़ को फ्रांस में फैलाया। तो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क उसको क्रिटिसाइज किया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मीन्स जो मोनार्क है वो मोनार्क को पावर कहाँ से मिलती है। जैसा कि माना जाता है कि जो मोनार्क है यानी कि किंग है, वो किंग को पावर गॉड के द्वारा मिली होती है और किंग की डिसीजन को क्वेश्चन करना यानी कि गॉड के डिसीजन को क्वेश्चन करना माना जाता है। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। अनदर फिलोसोफर है जीन जैक रूसो, इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें गवर्नमेंट और पीपल्स और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होगी इसके बारे में बताया। तो ये आइडियाज़ उन्होंने अपनी बुक्स में फैलाए, लोगों ने इसको पढ़ा और लोगों के अंदर एक जागृति आई जिसकी वजह से वो रेवोल्यूशन के लिए तैयार हुए। अगले हैं मॉन्टेस्क्यू ने उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। स्पिरिट ऑफ लॉस में उन्होंने जो गवर्नमेंट की पावर को डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। होता क्या था कि किंग एक एब्सोल्यूट मोनार्क का डेस्पोट था और सारी की सारी पावर अपने हाथों में रखा हुआ था। सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन था, जिसकी वजह से किंग बहुत ज़्यादा तानाशाह हो गया था, सारे डिसीजन खुद ही लेता था। तो स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने एडवोकेट किया कि जो पावर है वो हमेशा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवीजन होना चाहिए, सबका काम अलग अलग होना चाहिए, सबका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि कोई भी तानाशाह ना बन पाए। तो ये फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन था रेवोल्यूशन के अंदर। आगे जो आपका आउटब्रेक रहा रेवोल्यूशन का, उसका इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज की तरफ बढ़ते हैं। लुई 16 ने जो लगातार टैक्सेस इंक्रीज करने की बात हो रही थी, तो टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक असेंबली बनाई स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल एक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक असेंबली है जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आते हैं, बैठते हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, असेंबली है, उस तरीके से वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ बात होनी थी टैक्सेस को इंक्रीज करने की। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे, सेकंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आने थे और थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव की संख्या थी 600 मेंबर्स। अब यहाँ पर जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे फर्स्ट स्टेट के, प्लस 300 रिप्रेजेंटेटिव थे सेकंड के और 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, तो कुल मिला के 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। लेकिन यहाँ पर जब असेंबली हुआ करती थी तो ये तो राजा के दाएं बाएं बैठा करते थे और बाकी जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो आसपास बस खड़े होकर मूक दर्शक की तरह से देखते थे, तो उनके साथ वो इक्वल व्यवहार नहीं होता था। पर आगे थर्ड स्टेट में बहुत सारे मेंबर्स थे, वो प्रॉस्पर्स और एजुकेटेड मेंबर्स हुआ करते थे और बाकी जो पीसेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स थे उनको असेंबली में एंट्री नहीं मिलती थी। जब यहाँ पर टैक्सेस की बात करने को आई तो यहाँ पर
जब वोटिंग होती थी तो वोटिंग फर्स्ट स्टेट का एक वोट माना जाता था, सेकंड स्टेट का एक वोट माना जाता था और थर्ड स्टेट का एक वोट माना जाता था। तो कोई भी जब डिसीजन हुआ करता था तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलकर अपनी मेजॉरिटी को साबित करते थे और थर्ड स्टेट के कोई भी जो नियम थे उसको पास नहीं होने थे, यानी कि जो भी फेवर होता था वो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के पास चला जाता था कोई भी लोग। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ये मांग करते हैं कि हमारा वोट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होना चाहिए था। तो इस मांग को लेकर थर्ड स्टेट आगे बढ़ता है और लेकिन राजा इस चीज को डिनाइड कर देता है। तो राजा जब डिनाइड करता है तो आगे क्या होता है कि एक नेशनल असेंबली की तरफ लोग मुड़ते हैं। नेशनल असेंबली, ये पहली नेशनल असेंबली थी। थर्ड स्टेट के लोग जैसे ही राजा डिनाइड करता है इस मांग को लेकर, तो 20 जून को थर्ड स्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। नेशनल असेंबली, तो ये नेशनल असेंबली का काम क्या था कि वहां पर ये लोगों ने कसम खाई कि हम अपने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और पावर, मोनार्क की पावर को लिमिट करेंगे। तो ये देखिए, ये आप देखेंगे एक इंडोर टेनिस कोर्ट है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस थर्ड स्टेट के नेशनल असेंबली को लीड करने वाले दो लोग, एक नोबल क्लास से था और दूसरा एक क्लर्जी से था। मीराबाऊ एक नोबल थे और एबेसिये जो प्रीस्ट थे। तो ये दोनों इस थर्ड स्टेट को लीड कर रहे थे। अब जो नेशनल असेंबली है वो वर्सेल्स वही जगह है जहां पर राजा ने अपनी सभा बुलाई थी, वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन उसी समय बाकी फ्रांस में बहुत ट्रबल में पड़ा हुआ होता है। ट्रबल क्या था? सीवियर विंटर की वजह से फूड क्रॉप्स सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। ऊपर से जो सप्लायर्स थे उन्होंने होर्डिंग करके उस प्राइसेस को और बढ़ा दिया अपने प्रॉफिट, अपने मुनाफे को बढ़ाने की वजह से। इसकी वजह से जो लोग थे उनको दुकानों के आगे बहुत बड़ी लाइनें देखने को मिली। जो एंगर वुमेन्स थी वो अचानक से शॉप में अटैक कर देती हैं और गुस्से में। तो इस गुस्से की वजह से राजा को लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, तो वो उसी टाइम पर ट्रूप्स को पेरिस में मूव करने के लिए कहते हैं। तो ये पेरिस की घटना है कि पेरिस में इस तरीके की स्थिति थी। तो 14 जुलाई को जब लोगों को लगता है कि जो राजा ने पेरिस जो ट्रूप्स को बुलाकर उनके खिलाफ कुछ गलत किया है, तो लोगों ने गुस्से में आकर वहाँ से बेस्टाइल जेल की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये 14 जुलाई 1789 की घटना है। यहीं से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है और आगे यही रूमर, ऐसा रूमर कंट्री साइड्स में, विलेज में फैलता है कि जो लॉर्ड हैं उन्होंने कुछ गैंग्स हायर कर रखी हैं जो कि किसानों की सारी जो पकी फसल है खेतों में खड़ी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो लोग, जो गांव के लोग थे, वो अपने जितने भी नोबल्स थे उन पर अटैक कर देते हैं और उनके जितने भी होर्डेड ग्रेन्स थे, इकट्ठा अनाज था, उसको लूट लेते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके पेमेंट्स के, ड्यूज के थे, उनको जला देते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स हैं वो इस डर की वजह से, लोगों के गुस्से की वजह से अपने घर द्वार को छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग जाते हैं, शरण ले लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। फाइनली जब देखते हैं कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, तो लुई 16 नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी ये दिल से नहीं चाहता है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क की पावर को लिमिट किया जाता है। इसीलिए ऊपरी मन से लुई 16 मजबूरी में इस नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है। 4 अगस्त को 1789 में फ्रांस फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करता है। कोई सामंतवाद नहीं रहेगा, जो टैक्सेस हैं वो सभी को देने पड़ेंगे। तो इस तरीके का एक लॉ पास किया जाता है बाय नेशनल असेंबली। अब जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको अपनी सारी सुविधाएं, जो प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे
कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अब प्रिविलेज उनको छोड़ने पड़े, अब सभी को टैक्स देना पड़ेगा। और जो टेथेस थे, जो क्लर्जी को दिया जाता था, चर्चेस को दिया जाता था, उसको हटा दिया गया और जितनी भी चर्च की ज़मीन थी वो वापस ले ली गई। तो चर्च के पास काफ़ी सारी ज़मीन पड़ी हुई थी, वो वापस ले ली जाती है। उसके बाद जो फ्रांस है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है और जिसमें जो राजा है वो एक संवैधानिक हेड टेबल हो जाता है, जिसमें मोनार्की पावर को लिमिट कर दिया जाता है। तो 1791 में ये मेन ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का। अब जो पावर हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने कहा था कि किंग के पास पहले बहुत सारी पावर हुआ करती थी, सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर वेस्टेड थी मोनार्क में, लेकिन अब जो पावर है उनका सेपरेशन होता है और फ्रांस केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनकर रह जाता है। 1791 में जो पावर है वो कानून बनाने की पावर है, वो नेशनल असेंबली के हाथ में पहुंच जाती है और नेशनल असेंबली जो कॉर्पोरेट होगी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इनका इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन उस संविधान में सिटीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सिटीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को कहा जाता है एक्टिव सिटीजन्स, दूसरे को कहा जाता है पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स जो वोट करते थे, पैसिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो एक्टिव सिटीजन्स की कुछ शर्तें थी, जैसे कि जो 25 ईयर्स ऑफ एज से अबव है और जो टैक्स देगा, टैक्स भी कितना, कम से कम 3 दिन की लेबर वेजेस के बराबर। बाकी सारे लोग, सारे मैन एंड वुमेन पैसिव सिटीजन्स माने गए, जिनको कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो नेशनल असेंबली बनकर आती है थ्रू एक्टिव सिटीजन्स की वोटिंग के द्वारा। अब जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन थी उसकी क्या एक भावना थी, किस तरीके से तैयार किया गया था। जिस प्रकार हमारा जो संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रीएम्बल के द्वारा स्टार्ट होता है, उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से शुरुआत होता है, जिसमें बहुत सारे जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, बहुत सारे आइडियाज़ थे जो मिडिल मैंस के, एजुकेटेड लोगों के, वो आइडियाज़ इसमें शामिल किए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो प्रिविलेजेस हैं जो बर्थ के द्वारा मिलती थी वो सब वापस ले ली गई। अब सब लोग इक्वल रहेंगे। तो इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और ये स्टेट का एक जिम्मेदार बनाया गया कि वो सिटीजन्स की सभी नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो बदलाव आया, उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए जो सर्कुलेट किए गए विद इन द फ्रांस, जो लोगों को बताया कि अब फ्रांस वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, हम वैसे गुलाम नहीं हैं, हमें फ्रीडम मिल गई है, हमें आज़ादी मिल गई है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके के सिंबल जैसे ब्रोकन चेन, बंडल्स ऑफ रॉड जो बताता है कि एकता में ही शक्ति है, इस तरीके से आई विद इन ए ट्राइंगल, सेप्टर्स, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इस तरीके के कई सारे जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं वो बनाए गए, सर्कुलेट किए गए लोगों के बीच में। तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अब जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, राजा की नहीं चलेगी। तो इस तरीके का था। अब फ्रांस मोनार्की को भी अबॉलिश कर देता है। अभी तक जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, लेकिन फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, यानी कि मोनार्क की को भी अबॉलिश कर देता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। लुई 16, जैसा कि मैंने कहा था कि जो लुई 16 नहीं चाहता था कि उसकी पावर को लिमिट किया जाए, तो ये लुई 16 एक सीक्रेट नेगोशिएशन के थ्रू किंग्स ऑफ पर्शिया के साथ बात करता है और ऑस्ट्रिया क्योंकि ऑस्ट्रिया ससुराल था लुई 16 का, तो ऑस्ट्रिया के राजा के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन में होता है और उनसे मदद मांगता है कि हमें हेल्प कीजिए। और प्रशिया और ऑस्ट्रिया भी ऐसा ये चाहते थे कि जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके की रेवोल्यूशन वहाँ पर आई है फ्रांस में, ऐसा ना हो कि लोग वहाँ से बढ़कर हमारे लोग भी मोनार्की का अबोलिशन की मांग करने लगे और हमारी भी गद्दी संकट में चली जाए। तो इसलिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया के जो किंग थे वो भी राजा की हेल्प करने लगे। अब ये जो राजा की हेल्प करने के लिए यहाँ से ट्रूप्स भेजना शुरू करते हैं,
तो ये बात नेशनल असेंबली को पता चलती है। अब नेशनल असेंबली उसी समय पर वोटिंग के थ्रू वॉर रशिया और ऑस्ट्रिया पर डिक्लेयर करते हैं, और इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन करते हैं आर्मी को। गांव-गांव से लोग आते हैं और इस आर्मी में ज्वाइन होते हैं। और यहाँ पर बहुत एक सॉन्ग कंपोज होता है, जैसे ला मर्सिडीज ला। जो ला मर्सिडीज ला है, ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, और ये फ्रांस के एक पोइट हैं रॉगेट डी, इनके द्वारा कंपोज किया जाता है। और ये फाइनली बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। अभी ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स अपनाए गए। उस समय रेवोल्यूशनरी वॉर होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, लोगों के पास बहुत कुछ नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 का केवल जो पॉलिटिकल राइट्स थी वो रिचर सेक्शन को दिया करता था, रिचर सेक्शन को प्रोवाइड करते थे कि जो टैक्स देते थे। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली है उसी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस की मांग होने लगी। अब चेंजेस की मांग होने लगी तो वहाँ पर बहुत सारे जो गवर्नमेंट की डिसीजंस को डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए, जैसे कि जिरोंडिन्स। जिरोंडिन्स एक पॉलिटिकल क्लब्स है जो कि एक हाई मिडिल क्लास के लोगों से कंपोज होता है। और दूसरा है इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब्स। उसमें जैकोबिन क्लब्स ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर लोग जैसे पीजेंट्स, फार्मर्स, पुअर पीपल्स, इनको कंपोज करता है जैकोबिन क्लब्स। इनका एक इंपॉर्टेंट हेड होता है जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी जैकोबिन का क्लब का हेड। इस तरीके से जैकोबिन स्टार्ट करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, लोगों के पास जैकोबिन क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए, या अपने आप को किस तरीके से दिखाना है। तो वो एक फुल पैंट पहना करते थे, फुल पैंट पहना करते थे। फ्रांस के जनरली लोग, जितने भी हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, वो घुटने तक की पैंट पहना करते थे, जिसको कहा जाता है नी ब्रीचेस, नी ब्रीचेस। तो यहाँ जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स हुआ करते थे वो फुल पैंट पहना करते थे, और इसीलिए इनको सैन क्यूलोट्स कहा जाता था, सैंस क्यूलोट, यानी कि विदाउट नी ब्रीचेस। तो अब जो 1792 में जैकोबिन एक प्लान करते हैं पेरिस के लोगों के साथ में, और वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं शॉर्ट सप्लाईज और हाई प्राइसेस ऑफ फूड को लेकर। तो इसीलिए अगस्त 10 में ये पैलेस ऑफ ट्रायल, जो कि राजा का घर था, इससे पहले राजा वर्सलिस में रहता था, वर्सलिस में रहा करता था। तो वर्सलिस से ये लोग शिफ्ट हो गए थे टुराइल्स के लिए, टुराइल्स, पैलेस ऑफ ट्रायल्स। तो वहाँ पर लोग 10 अगस्त को भीड़ पहुँचती है, और वहाँ के जो गार्ड है, किंग का गार्ड है, उसकी हत्या कर देती है और किंग को बंधक बना लेती है। अब जो किंग को बंधक बनाते हैं उसके बाद फिर दोबारा से हेल्ड होते हैं, इलेक्शन हेल्ड होते हैं, और इलेक्शन हेल्ड होने के बाद कन्वेंशन बनता है, कन्वेंशन। अब ये जो इलेक्शन हेल्ड होते हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसमें 21 ईयर्स एंड अबव, इससे पहले जो वोटिंग राइट्स थी वो 25 ईयर्स एंड अबव था, और जो टैक्स देता था केवल उसी को वोट देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर अब 20 ईयर्स एंड अबव के लोगों को वोट देने का अधिकार था, और ज़रूरी नहीं था कि वो उनके पास वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, तो वो सभी अब वोट देने के अधिकार मिल गए उनको। अब एक न्यू इलेक्टेड असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और ये एक नई असेंबली बनती है जिसका नाम है कन्वेंशन। कन्वेंशन, तो ये दूसरी बार संविधान बनता है। अब कन्वेंशन संविधान बनाते हैं और इसमें मोनार्की को अबॉलिश कर देते हैं और फ्रांस को डिक्लेयर कर देते हैं रिपब्लिक। बाद में राजा और उसकी वाइफ को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये राजा का अंत हुआ और कन्वेंशन बना। अब यहाँ पर जो शासन था वो जैकोबिन के हाथ में था, यहाँ पर जो मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट में वो जैकोबिन्स के हाथ में थी, और जैकोबिन्स का इंपॉर्टेंट मेंबर था, इंपॉर्टेंट लीडर था, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। अब ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी है ये एक बहुत रेडिकल सोच का होता है, और ये सोचता है, ये उन सभी लोगों को पनिशमेंट देना चाहता है कि जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, जो राजा का सपोर्ट करते थे। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, जिसमें जितने भी एक्स नोबल क्लर्जी थे
अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे जो इनके आइडियाज के खिलाफ थे, उनको ये पकड़ के गुलेटिन करते थे। गुलेटिन यानी कि सर को धड़ से अलग कर देना, सर काट देना। तो उन सभी को ये पकड़ के बुलेटिन कर देता था रॉबेस्पियरी। तो रॉबेस्पियरी गवर्नमेंट जैसी बनती है तो ये बहुत सारे लॉस को लेकर आते हैं, और उस लॉस में इम्पॉर्टेंट एक है जिसमें है जो वेजेस और प्राइसेस को सील कर देना। सीलिंग, कम से कम जो वेतन है, प्राइसेस है, जिससे कि कम से कम वेतन में भी जो फूड है उनके प्राइसेस को ना बढ़ाया जाए और उनको सभी खाद्य सामग्री उतने ही पैसे में उपलब्ध कर दी जाए। रॉबेस्पियरी ने इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए मीट और ब्रेड को भी राशन कर दिया। सभी लोग मीट और ब्रेड उसी दाम पे खरीदेंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो आटा होगा वो आटा भी फिक्स कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, और एक ही तरह के आटा खाएंगे। पहले क्या होता था कि जो गरीब हुआ था वो पुअर टाइप का वीट खाता था, खराब क्वालिटी का, और जो अमीर होते थे वो अच्छी क्वालिटी का खाते थे। तो रॉबेस्पियरी की गवर्नमेंट ने जो वीट था वो एक ही टाइप का, उन्होंने कहा कि सारी जनता एक ही टाइप के वीट को खाएगी। तो इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया कि वहां पर जो ट्रेडिशनली सर और मैडम का यूज होता था, सर यानी कि फ्रेंच में उसको मॉन्सर एंड मैड में बोला जाता है, तो वहां पर अब सभी फ्रेंच मैन और वुमेन को केवल सिटीजन्स के नाम से एड्रेस किया जाएगा, सिटीजन। तो फ्रेंच में जो मेल होता है उसको सिटोइन कहते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनको सिटोइनी कहते हैं। तो अब कोई भी सर मैडम नहीं चलेगा, जब भी कोई भी एड्रेस होगा तो वहां पर केवल सिटीजन्स चलेगा, सिटीजन्स चलेगा। तो इस तरीके के हुए, और जितने भी चर्चेस थे जो उनको शट डाउन कर दिया गया, उन पर ताला लगा दिया गया, और उनकी बिल्डिंग्स को बैरिक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे जो क्लर्जी थे उनको कहा गया कि अब आप बिशप नहीं हैं, अब आप हमारे ऑफिस में काम करेंगे और तनख्वाह पाएंगे। उसके बाद है रॉबेस्पियरी धीरे धीरे इतना ज़्यादा रेडिकल हो जाता है। ये आप देख रहे हैं एक फोटो जो एक गुलेटिन मशीन की है। तो ये डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा इन्वेंट की गई थी, डॉक्टर गुलेटिन, जिसमें दो ये पोल्स होते हैं और बीच में एक ब्लेड होता है। ये ब्लेड तो इतना भारी ब्लेड होता है, तो इसको जैसे ही छोड़ा जाता है और इंसान को यहाँ लिटाया जाता है, जैसे गर्दन है वो एक ही बार में अलग हो जाए। ये पीसफुल डेथ का कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि फांसी के बाद आदमी थोड़ा सा झटपटाता है और इसमें एक बार में अलग हो जाता है। ये पीसफुल डेथ का कॉन्सेप्ट था, ये डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अब ये इतना ज़्यादा हो गया था कि रॉबेस्पियरी के ही पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर रॉबेस्पियरी से डरने लगे थे, क्योंकि रॉबेस्पियरी खुद के पार्टीज के मेंबर्स को भी पकड़ के गुलेटिन कर देता था। तो इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए रॉबेस्पियरी के ऊपर, और फाइनली जुलाई 1794 में इसको अरेस्ट कर दिया गया और इसको उसी मशीन के साथ गुलेटिन कर दिया गया, इसको भी मार दिया गया। तो यहाँ पर एंड हो जाता है इस टेरर का। तो इस पूरे रॉबेस्पियरी के काल को एंड ऑफ टेरर कहते हैं। अब देखते हैं कि वहां पर जो कन्वेंशन था, नेशनल कन्वेंशन है, वो भी जैसा कि जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गई थी, और शासन में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था। तो अब एक दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टरी रूल को अपनाया जाता है। क्या है डायरेक्टरी रूल, आइए देखते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में वो वोटिंग राइट्स है वो केवल प्रॉपर्टी वालों को मिलती है। जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है, जो प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है उस सोसाइटी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनता है। बाई कैमरल यानी कि टू हाउसेस बनते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे। इन 5 मेंबर्स को डायरेक्टर कहा जाता था, डायरेक्टर, इसीलिए इसको डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। अब जो भी लॉज बनेंगे, जो भी नियम बनेंगे, वो इन 5 मेंबर्स के द्वारा बनाए जाएंगे, इसीलिए इसको डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। अब ये जो डायरेक्टरी रूल है वो बाद में इन मेंबर्स के बीच में ही आपस में कुछ मतभेद होना शुरू हो गए, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह से कोई भी फ्रांस में नियम नहीं बन पाता था, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, फ्रांस नहीं चल पा रहा था। तो फ्रांस की बुरी हालत की वजह से, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने की वजह से
एक कमांडर फ्रांस का जिसका नाम है नेपोलियन, एक नौजवान जो कि हाल ही में इटली और ऑस्ट्रिया के ऊपर जंग में जीत हासिल करता है और बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है नेपोलियन। ये नेपोलियन बोनापार्ट ये डायरेक्टरी का रूल का तख्ता पलट कर देता है और खुद बन जाता है फ्रांस का डिक्टेटर। तो ये मिलिट्री डिक्टेटर है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आगे जाने से पहले हम पहले जानते हैं वुमेन्स का रोल क्या था इस रेवोल्यूशन में। देखिए, वुमेन्स बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं पूरे रेवोल्यूशन में और इनको ये लगता था कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो जब आएगी तो वो हमें हमारा हक दिलाएगी। तो इनका ये एक्टिव पार्टिसिपेंट रही। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से उम्मीद करते थे कि ये इनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर लाइफ्स देखें तो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी वो एज अ लॉन्ड्रेस काम करती थी, सेलर और बहुत सारे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी प्रॉस्परस पीपल्स के यहाँ काम करती थी। उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको जॉब नहीं मिलती थी। वो पॉलिटिकल क्लब्स में स्टार्ट होने लगी, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स था वुमेन्स का, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, जो बहुत फेमस था। इस तरीके के बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स वुमेन्स ने स्टार्ट किए इस उम्मीद से कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होगी वो इनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में तो इनको पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, जिससे वुमेन्स बहुत डिसअपॉइंट हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत डिमांड की कि उनको राइट टू वोट मिले और उनको असेंबली में इलेक्ट और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने के लिए संविधान उनको मंजूरी दे, उनको पावर दे, उनको अधिकार दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हाँ आते ही कुछ इम्प्रूव करती है इनकी लाइफ्स को, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस खोले जाते हैं वुमेन्स को, तो अब औरतें पढ़ाई कर सकती हैं। अब गर्ल्स ज़बरदस्ती कोई भी शादी नहीं कर सकता, यानी कि मैरिज के लिए कंसेंट होना ज़रूरी है गर्ल्स की। और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया गया है, यानी कि कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। तो डिवोर्स के लिए कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है। और उसके बाद वुमेन्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग और उनको स्मॉल बिजनेस रन करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो ये सभी वुमेन्स रेवोल्यूशन की जो आउटकम्स थे वो हैं। बाद में जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट जब बनी, जैकोबिन गवर्नमेंट, उसमें रिजाइन ऑफ टेरर में वुमेन्स क्लब्स को बैन कर दिया गया। बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लोज कर दिया गया और बहुत सारी जो फेमस रेवोल्यूशनरी वुमेन्स थी उनको पकड़ के रॉबर्ट्सबेरी ने मौत के घाट उतार दिया, गुलिटिन कर दिया। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट महिला है जिसका नाम है ओलंपस डी गॉस, ओलंपस डी गॉस। फाइनली बाद में इसके बाद उनको कोई हक नहीं मिलता है और 1946 में जाके फ्रांस वुमेन को वोट, राइट टू वोट देता है। तो ये रेवोल्यूशन था। इस तरह स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेव सिस्टम फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और ये टी, टोबैको, इंडिगो और कॉफ़ी इनकी कल्टीवेशन के हुआ करता था। जो फ्रेंच मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अफ्रीका से इन लोगों को, वहाँ के जो लोकल चीफिन्स थे, यानी कि लोकल जो सरदार हुआ करते थे, उनसे इन स्लेव्स को खरीदा करते थे और यहाँ से ये अटलांटिक ओशन को पार करके कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में पहुँचते थे और वहाँ पर वहाँ के जो प्लांटेशन मालिक हुआ करते थे उनको ये बेच दिया करते थे, जहाँ पर इनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन के तौर पे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का उत्पादन हुआ करता था। तो इस तरीके से जो स्लेवरी थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी वहाँ पर और इसकी वजह से बहुत सारे सिटीज़ हैं, फ्रांस में भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो बहुत प्रॉस्पेरस रहे, जैसे कि बोर्डेस, नैंटेस है, शैम्पेन है, एक शैम्पेन नाम की जगह है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश रहे स्लेव ट्रेड की वजह से। तो नेशनल असेंबली जब आई तो उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को एंड करने के लिए, इसको कोई लॉ लाने के लिए बहुत सारी डिबेट हुई, लेकिन इसको एंड नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन थे वो नाराज़ ना हो जाएं, उनका ऑपोजिशन ना सामना करना पड़े, क्योंकि उनका बिजनेस चलता ही, उनकी इनकम चलती ही स्लेव ट्रेड पर थी। फाइनली जैकोबिन रिजाइन में 1794 में, यानी कि 3 साल बाद स्लेवरी को अबॉलिश किया जाता है फ्रेंच कॉलोनी से अंदर।
फ्रेंच कॉलोनीज में अब स्लेव ट्रेड नहीं होगा। लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन जब आता है वो स्लेवरी को दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर देता है एंड फाइनली स्लेवरी अबॉलिश होती है 1848 में। तो ये स्लेवरी सिस्टम का एंड था। अब जो रेवोल्यूशन था वो उसने क्या क्या बदलाव लाए एवरीडे लाइफ में, तो आप देखेंगे कि जो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप है उसको हटाया गया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को बहुत छूट दी गई। तो राजा उस समय पर सेंसरशिप लगाए हुए था तो सेंसरशिप हटा दिया गया। और बाकी जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स थी जिसने फ्रीडम, बहुत सारी फ्रीडम्स दी, एक नेचुरल राइट बना दिया, ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे यूरोप में फैलता रहा। न्यूज़पेपर है, पैम्पलेट्स हैं, इनकी रीडिंग है, प्रिंटिंग है, तो ये लोगों की एक ज़िंदगी बन गई। न्यूज़पेपर को रीड करना, लोगों से टच रहना, पैम्पलेट्स रीड करना, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस, तो ये एक लोगों ने अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया, एवरीडे लाइफ का। उसके बाद है सॉन्ग्स को प्ले करना, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिव्स बनाना और अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना, तो ये लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया था इस रेवोल्यूशन की वजह से। अब जो राइज एंड रेवोल्यूशन, जैसा हमने कहा था कि डायरेक्टरी रूल को हटा के नेपोलियन बोनापार्ट खुद फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका फायदा उठा के फ्रांस का एम्परर बन जाता है। शुरुआत में बोनापार्ट का बहुत इम्प्रेस होता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये एक मसीहा लोग समझते हैं कि ये फ्रांस को, पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज करेगा, तो इसको लोग बहुत प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। और ये शुरुआत में बहुत सारे अच्छे लॉज भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लेकर आता है, डेसिमल सिस्टम लेकर आता है। ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है जिसकी वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस सुधरती है। तो लोग इसको शुरुआत में बहुत अच्छा मानते हैं, मसीहा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का ये भ्रम टूटता है कि ये नेपोलियन तो एक इन्वेडर है, बस एक मिलिट्री आर्मी का ऑफिसर है जो दूसरे देशों पे जाता है और दूसरे देशों पर राज करता है, तो इन्वेडिंग फोर्स की तरह मानने लगते हैं। तो नेपोलियन डिफेम होने लगता है और उसके बाद 1850 में पब्लिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से वाटरलू के युद्ध में ये हार जाता है और फाइनली इसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। इम्प्रिजन करने के बाद अगेन जो फ्रांस की स्थिति वहीं की वहीं आ जाती है। लुईस 17 यहाँ के दोबारा से शासक बन जाते हैं, यानी कि बर्बन डायनेस्टी दोबारा से फ्रांस में आ जाती है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या थी, क्या लेगेसी रही, तो लेगेसी देखेंगे कि यहाँ पर जो लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये आइडियाज़ बहुत पॉपुलर हुए और बहुत सारी यूरोप कंट्रीज में ये इसकी मांग बढ़ने लगी। उसके बाद जो फ्यूडल सिस्टम है जो फ्रांस में इस रेवोल्यूशन के दौरान बंद किया गया था, वो इसकी मांग पूरे यूरोप में उठने लगी कि फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंतवाद सिस्टम को अबॉलिश किया जाना चाहिए। और जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे वो इंडियन रेवोल्यूशनरी जैसे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के सभी आइडियाज़ को। तो इसकी लेगेसी आप देखने को मिलेगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट रहा। तो ये है छोटा सा वीडियो और आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। सो प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।